तो चलो बच्चों, आज हम लोगों को आगे करना है। ठीक है। तो अगर लास्ट क्लास की बातें अगर देखो मैं आपको याद दिलाऊं, तो हम लोगों ने देखो लास्ट क्लास के अंदर ये चालू किया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें डायनामिक फंक्शन बता दिया। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ग्रुप एक्टिविटी। और अब मैं आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूँ इसका अगला फीचर, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। तो लिखना चालू करो। फिफ्थ नंबर का पॉइंट लिखेंगे अपन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। चलिए, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखो मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्स क्यों बोला है पहले तो वो समझ लो। अब देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या नजर आता है? हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि ये जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आप हॉस्पिटल के अंदर गए, तो आपको जैसे कोई भी आपने देखा कोई इमरजेंसी केस आया, तो फटाफट से स्ट्रेचर आ गया, इमरजेंसी में लेके चले गए, डॉक्टर्स आ गए, लाइफ सेविंग मशीन लगा दी, जितनी भी इंपॉर्टेंट उसकी जो मेडिसिन हैं उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया, है ना। है ना, तो उसका अपन ने कैसे चालू कर दिया, ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने ऐसी चीज़ें देखकर हमको क्या लगने लगा कि नहीं नहीं यार देखो ये बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं ना, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हम उसने इन्होंने क्या किया, मरीज को बचा लिया। ठीक है। आप किसी होटल के अंदर गए, होटल में जाते ही आपको क्या कहते हैं, आपको आपका लगेज उठाने के लिए कोई आ गया, जाते ही आपको वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिल गया। ठीक है, साफ़ सुथरे आपको वॉशरूम्स मिल गए। तो आपको लगा यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है। तो वो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी होता है। लेकिन यही मान लो, अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपको लगने लगा यार यहाँ पर तो इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं और लाइफ डेथ सिचुएशन पर पेशेंट्स चल रहे हैं, और यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है उनको, है कोई नर्स ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है, वो बेचारे मरीज तो तड़प रहे हैं। तो आपको लगा बहुत वेरी बैड मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी पता लग रहा है कि यार ये बेचारे लोग धक्के खा रहे हैं। अब आपने देखा हो कि जैसे आप बीएसएनएल के ऑफिस में चले जाओ, 1 घंटा तो आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने जाने पर ऐसा समझ में नहीं आता कि आपको शिकायत दर्ज कहाँ करानी है। 1 घंटा तो आप काउंटर में आपको कभी यहाँ से वहाँ भेजेंगे, वहाँ से वहाँ भेजेंगे, वहाँ से वहाँ भेजेंगे। एसबीआई में चले जाना, काम ही नहीं होगा, लाइनें लगी हुई होती हैं, पूछते रह जाओ, अपने आप को गवर्नमेंट समझते हैं वो। भाई, गवर्नमेंट बैंक वाले अपने आप को गवर्नमेंट समझने लग जाते हैं, ऐसे उनकी अकड़ है उनकी इतनी। लेकिन अगर आप यही एक्सिस बैंक में चले जाओगे, किसी प्राइवेट बैंक में चले जाओगे या आईसीआई बैंक में चले जाओगे, आपसे आगे बढ़कर आपकी प्रॉब्लम पूछी जाएगी। ठीक है, एयरटेल के ऑफिस में चले जाओ, आगे बढ़कर आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछेंगे और जाते जाते सॉरी और बोलेंगे आपको। क्यों? इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतने अच्छे अच्छे तरीके से आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछी जा रही है, जस्ट लाइक वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता परंतु होता है। ठीक है। तो इसको आप लिखो, मैनेजमेंट, लिखो, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन। ठीक है। बट इट्स प्रेजेंस कैन बी, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। देखा तो नहीं जा सकता लेकिन उसकी प्रेजेंस फील की जा सकती है। प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। ठीक है, आगे लिखो। अब जैसे देखो, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन से बात करूं, अगर मान लो कोई भी टारगेट आपने बनाया, अगर वो टारगेट अगर आपको आपके प्लान के अकॉर्डिंग अचीव हो गया, हैप्पी कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हैप्पी हो गए, सब सेटिस्फाइड है, सब ऑर्डरलेस, मतलब ऑर्डरलीनेस के हिसाब से चल रहा है, नीटनेस के हिसाब से चल रहा है, किसी तरीके का कोई क्योस नहीं है, आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट बहुत अच्छा है परंतु दिखाई नहीं दे रहा। तो लिखो, व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड, व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड,
according to plans, according to plans. Employees are happy and satisfied. And there is orderliness instead of chaos. ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। अब देखो, अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है हमारे पास, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हमारे पास 6 नंबर का पॉइंट है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब देखो, परवेसिव का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मतलब जो ऐसी कोई चीज जो हर जगह है ना एप्लीकेबल होती है, चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, चाहे सोशल हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जिसका प्रॉफिट मोटिव है, जिसका सोशल मोटिव है, चाहे आपका इवन घर भी क्यों ना हो, कहते हैं मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का मतलब है जो हर जगह, ऑल लेवल्स पर हर जगह व्यापी है, हर जगह प्रेजेंट है ना। टॉप लेवल पे चले जाओ, मिडिल लेवल पे चले जाओ, लोअर लेवल पे चले जाओ, बिग ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट पर, नॉन प्रॉफिट पर, हर जगह मैनेजमेंट लगता है। ठीक है, तो लिखना चालू करो, मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन all type of organization। ठीक है, in all departments, and at all levels, all levels, either it is big or small, either it is big or small, profit or non profit, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा। ठीक है, अब इसके की वर्ड्स कौन कौन से हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं, वो ये है ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑल लेवल्स पर है, बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होगा, सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। अब देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, 7th वाला। 6 पॉइंट तक अपन ने कर लिए, 7th पॉइंट क्या आता है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट कोई एक ऐसा इवेंट नहीं है कि आज हुआ कल नहीं होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। मैनेजमेंट ऐसी कोई होली नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, या कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है कि एक दिन हुआ अगले दिन नहीं होगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज भी मैनेजमेंट होगा, कल भी होगा, उसके नेक्स्ट डे भी होगा। जैसे देखो ये पिक्चर, इस पिक्चर से आप क्या समझते हो। ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके आपको बता देता हूं ताकि आपको बात मेरी समझ में आए, मैंने क्या लिखवाया है। मैंने इसके अंदर लिखवाया, देखो ये मैनेजमेंट फंक्शंस हैं।
पॉस डीसी बताया था मैंने आपको, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या बताई थी, पॉस डीसी, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। प्लानिंग होती है, फिर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्शन, फिर होता है कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग के बाद गाड़ी रुकती नहीं है, कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर से ऑर्गेनाइजिंग, फिर से स्टाफिंग, फिर से डायरेक्शन, फिर से कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, फिर से ऑर्गेनाइजिंग, फिर से स्टाफिंग, फिर से डायरेक्शन, फिर से कंट्रोलिंग। तो ये एक ऐसा सर्किल है जो घूमता रहता है, चलता चला जाता है। आप सोचो कि एक बार प्लानिंग होने के बाद ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्शन हुआ, कंट्रोलिंग हो गया, प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। ठीक है, जितनी जल्दी चलता है उतना जल्दी अच्छा मैनेजमेंट होता है। बट जल्दी से प्लानिंग करो, जल्दी से उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर स्टाफिंग करो, फिर डायरेक्टिंग करो, फिर उसको कंट्रोलिंग करो, फिर कंट्रोलिंग करने के बाद फिर से आगे नई प्लानिंग करो, फिर से आगे कंटिन्यूएशन में काम करो। तो लिखना चालू करते हैं, ये इसका फीचर है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। तो लिखें, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। ए पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। ठीक है, बट सेपरेट फंक्शंस, सेपरेट सेपरेट फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट ओवरऑल कंटिन्यूस एक्टिविटी है, लेकिन सेपरेट फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब इसको देखो, अगर अपन क्या काम करेंगे, इसकी सीक्रेट कोड लिखेंगे, सीक्रेट कोड। ठीक है, चलिए, इसको याद करने का सीक्रेट कोड लिखो। इसको याद करने का सीक्रेट कोड क्या है, कैसे याद रहेंगे सारे फीचर्स। ठीक है, कितने टोटल फीचर्स अपने, 7 फीचर्स हैं। तो 7 फीचर्स हमारे कैसे याद रहेंगे, डैड, DAD, डैड, गॉट माई, जीमेल, डैड गॉट माई जीमेल ID, पासवर्ड चेंज, है ना। अच्छा, पासवर्ड चेंज। ठीक है, तो देखो, डैड का DGMGIPC। ठीक है, इसको कैसे लिखवाया देखो मैंने, तो देखो, D फॉर डायनामिक। ठीक है, रेड कलर से लिख लेते हैं। G फॉर गोल ओरिएंटेड, M फॉर मल्टी डायमेंशनल, G फॉर ग्रुप एक्टिविटी, I फॉर इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है, एंड P फॉर परवेसिव, एंड C फॉर कंटिन्यूस। हो गए सारे। तो डैड गॉट माई जीमेल ID, पासवर्ड चेंज। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारा। तो पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद आप लोगों को इसकी थोड़ी सी केस स्टडी भी बता दूंगा, आप लोगों को थोड़ी बातें मेरी क्लियर हो जाएंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, क्या लिखा हुआ है मैनेजमेंट का, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, पहला कीवर्ड, जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं। किस एम से करवाते हैं, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए।
लेकिन काम कैसे होना चाहिए, इफेक्टिवली भी होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। ठीक है, यही होता है। चलो अब इसके बाद मैंने आपको क्या बात बताई थी, अब देखो इसके बाद हमारी चीजें थी, जस्ट अ सेकेंड। हम्म इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो इफेक्टिवली का मतलब बताया था, इफेक्टिवली यानी वर्क कैसा होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए। एफिशिएंटली वर्क विद रिड्यूस्ड कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए हमारी, है ना। अगर आपने ऑन टाइम काम नहीं किया, विद रिड्यूस कॉस्ट किया, तब भी हम नहीं बोलेंगे हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट है ना। तो मतलब मैनेजमेंट आपका अच्छा होने के लिए रिड्यूस कॉस्ट एंड ऑन टाइम दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आप ये देख सकते हो कि मैंने आपको बाहुबली वाला एग्जांपल दिया था, कैसे उन्होंने प्लानिंग की, पहले से ही थिंकिंग इन एडवांस, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, है ना। फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजिंग में बताया कि जो चीज़ आपको जब जहाँ ज़रूरत हो वो चीज़ एट अ टाइम हमें मिल जानी चाहिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर होना चाहिए हमारा, कि जब चीज़ों की ज़रूरत हो वो एट अ टाइम मिल जाए, तो हम बोलेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड हैं। स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन राइट जॉब के लिए आप चूज करो। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि लीडर, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन। एक अच्छा डायरेक्टर का काम होता है जो आपको बताता है कि आपको किस वे में काम करना है। कंट्रोलिंग के अंदर मैंने आपको एक बार बताया था कि कंट्रोलिंग आपको एक बार बताता है परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। अगर उन दोनों में कोई भी किसी तरीके का डेविएशन है तो उस डेविएशन को दूर करने के लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बात बताया कि डायनामिक फंक्शन है ये, कि एक्सटर्नल बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं कि जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि KFC का अपन ने एग्जाम्पल देखा, तो वो सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर को कंसिडर करके हम सारे काम करते हैं, इसलिए इसको डायनामिक एनवायरनमेंट बोला है। गोल ओरिएंटेड इसलिए बोला है क्योंकि हर कंपनी का अपना एक गोल होता है, उस गोल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। किसी का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का प्रॉफिट मोटिव होता है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब यही है कौन सा काम कब क्या कैसे कैसे करना है, तो वो वर्क हो जाएगा। पीपल कौन करेगा कैसे करेगा, वो सारी बातें, इन दोनों का मिक्सचर होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ग्रुप एक्टिविटी बताया था कि अकेले की बस की बात नहीं है मैनेजमेंट को करना। जैसे एक स्कूल अकेले प्रिंसिपल मैम की चलाने की बात नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमको बहुत सारा स्टाफ रखना पड़ता है और हर काम के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन रखना पड़ता है, तभी वो काम पूरा हो पाता है। फिर बताया इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखाई नहीं देता परंतु होता है, और परवेसिव का मतलब है जो हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह है, चाहे फिर वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग हो, प्रॉफिट मोटिव वाली हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली हो, कोई NGO हो, हर जगह लगेगा ये। कंटिन्यूस एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि एक एक बार हुआ इवेंट और फिर उसके बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्लानिंग से शुरू होता है और अगेन प्लानिंग से फिर से स्टार्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों, अब आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये है केस स्टडी का क्वेश्चन। जो जितने टॉपिक्स अपन ने पढ़े उससे लिंकअप केस स्टडी साथ साथ करता चलूंगा, जिससे आपको समझ आ जाए। देखो एक बात बताता हूँ, CBSE के पेपर के अंदर मान के चलना 80% बिजनेस स्टडीज का पेपर ऐसा होता है जिसमें केस स्टडी भरी हुई होती है, भर भर के आती है केस स्टडी, भर भर के। क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं, जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ो, इसको पढ़ने का थोड़ा सा सेपरेट अलग तरीका होता है, डिफरेंट तरीका होता है। क्या तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे शुरू से कहानी पढ़ रहे हो और फिर देख रहे हो क्या है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले पता है क्या काम करना चाहिए अपन को, ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है, यानी कहना क्या चाहते हो, वही वाली बात। CBSE दिल्ली 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय मीता। ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं हमें आइडेंटिफाई करने हैं जो मीता ने इग्नोर कर दिए। अब वो एस्पेक्ट कौन से हो सकते हैं, वो देखो, वो उसके प्रोसेस हो सकते हैं, उसके फीचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी एस्पेक्ट वर्ड देखो, हमने कोई एस्पेक्ट नाम से अभी कोई चीज सीखी नहीं है। हमने क्या चीज सीखी, डेफिनेशन सीखी है, ठीक है। हमने मैनेजमेंट के फीचर्स सीखे हैं जो एसेंशियल्स उसके अंदर होने चाहिए। अब देखना यह है कि ऐसी पूरी कहानी पढ़ने के बाद जो हमने बेसिकली ऐसा कोई फीचर या ऐसी कोई जरूरी चीज जो मैनेजमेंट में होनी चाहिए और जो अपन को पता है क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो मिसिंग है। एस्पेक्ट का मतलब तो यही हुआ। आओ अब पढ़ के देखते हैं सारी कहानी। अब जब कहानी को पढ़ोगे तो माइंड में ये जरूर रखना कि ऐसी कोई सी ऐसी चीज है जो मिसिंग है, जो हमने यहां पर
हमको पता नहीं लग पा रही। तो वो हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसे कौन सा एस्पेक्ट है जो हमको देखना है। चलो पढ़ते हैं। मीता हैज बीन सक्सेसफुल, मीता हैज अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर। जब भी देखो केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ो, अंडरलाइन जरूर करते चले जाना जो जो आपको चीजें लगने लगे कि हाँ ये रेलेवेंट चीजें हैं जो अपन ने पढ़ी हैं, उनमें से कीवर्ड्स हैं ये। बीकानेर के अंदर अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस आइसक्रीम बिजनेस चला रही है बीकानेर में, नेमली स्मार्ट फ्लेवर्स। हर आइसक्रीम्स आर अटरली डिलीशियस। शी मेक्स आइसक्रीम फ्रॉम फ्रेश मिल्क and the same are available in the wide range of flavor pack। ठीक है, फ्रेश मिल्क से बनाती है और वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर पैक, फ्लेवर्स में एक अच्छे खासे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है साहब, बटर स्कॉच भी है, दुनिया भर के फ्लेवर इसके पास हैं और अलग अलग पैक में। कहानी को दिमाग में बनाते चले जाना। शी सेट वायबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, देख रहे हो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे अपने बिजनेस के, इसने भी कुछ अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं। ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, कहानी हमारी चल रही थी और अब इसमें आगे बोल रहा है एंड वर्क विद द सेम माइंड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द कस्टमर विल कम बैक फॉर परचेसिंग। वो इसी नियति से करते हैं कि कस्टमर मेरे वापस आएंगे परचेस करने के लिए। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अपन ने ये बात नहीं पढ़ी तो आगे जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट मिलता है आपको, आगे जाके पता लगेगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में बताऊंगा आपको। टू अर्न हायर प्रॉफिट शी स्टार्ट कटिंग कॉस्ट। देख लो समझ रहे हो, कटिंग कॉस्ट समझ रहे हो, बातें बताई थी मैंने आपको कटिंग कॉस्ट के बारे में। तो उसने क्या कोशिश की, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट कट करना। जब कॉस्ट कट करते हैं तो क्या होता है, अब आपको पता है, मैं बोलूंगा नहीं। This would sometimes lead to delay in the delivery। Oh my God, कॉस्ट तो कट कर लिया लेकिन डिलीवरी डिले हो गई, है ना। And the ice cream was not reaching in the market on time। टाइम पर मार्केट पे रीच नहीं होती है आइसक्रीम ऐसे केस के अंदर। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है। अब over a period of time the demand for our ice cream declined and because of it competitor entered the market। डिमांड डिक्लाइन हुई, कंपटीटर ने मार्केट में एंटर किया। शी लॉस्ट सम ऑफ हर मार्केट शेयर टू द कंपटीटर, वो तो लॉस करना ही था। एट द बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन शी गॉट बैक टू बैक ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 4000 आइसक्रीम पैक्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लेवर फॉर स्पेशल ओकेशन। टू एंश्योर दैट टास्क वॉज कंप्लीटेड एंड ऑर्डर डिलीवर्ड इन टाइम। देख रहे हो, अब उसने क्या चीज को किया, कंप्लीट कर दिया और ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया टाइम पर। मैं हाईलाइट करते चले जा रहा हूं जो जो चीजें, और आपको भी केस स्टडी को करते वक्त इसी तरीके से अंडरलाइन या हाईलाइट करते चले जाना ताकि आपको पता रहे। शी हायर्ड एडिशनल वर्कर, उसने कुछ एडिशनल वर्कर भी हायर किए। शी वॉज दस एबल टू प्रोड्यूस द डिलीवर्ड आइसक्रीम पैक बट एट हाई कॉस्ट। ओह माय गॉड, फिर यहां गड़बड़ कर दी इसने, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट कर दी। वाइल कंप्लीटिंग द activities and finishing the given task on achieving goals, Meeta realized that she इग्नोर किया। अब सेकेंड टाइम पर उसने कुछ इग्नोर किया, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उसने इग्नोर किए हैं। वो आपको बताने हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो उसने इग्नोर कर दिए और उसका अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाया और वो कंपटीटर में खड़ी नहीं उतर पाई। तो चलिए बच्चों, अब आपने देखो पूरी बात पढ़ ली, अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। हालांकि जब मैंने आप लोगों से पूछा इसका आंसर क्या होना चाहिए तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सर। इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही मिसिंग थी। पहले डिलीवरी टाइम पर नहीं की तो इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। कॉस्ट को रिड्यूस करने के चक्कर में डिलीवरी ऑन टाइम नहीं दी और बाद में क्या हुआ, बाद में डिलीवरी ऑन टाइम किया तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया तो एफिशिएंट नहीं रहा, है ना। तो आपको देखो क्या चीज देनी है इसमें आंसर में, द एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इग्नोर्ड बाय द मीता आर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखो लिखने की आदत होनी चाहिए आपको। एग्जांपल के तौर पे बताया अरुणा वर्क्स डिजाइनर। आप देखो जरूरी नहीं है कि आप कोई नया ऐसा कोई एग्जांपल दो, आप अपने हिसाब से भी कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। अब इन्होंने आप केस स्टडी का भी एग्जांपल दे सकते हो कि इसने बताया अरुणा एक डिजाइनर है इन एक्सपोर्ट हाउस, एज पर द टर्म ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्ट हाउस शी हैज गेट 1000 यूनिट्स ऑफ लेदर जैकेट्स। 14 डेज के अंदर इसको कंप्लीट करना है और 1500 रुपए पर जैकेट के हिसाब से, लेकिन इसने कंप्लीट कितने दिन में किया, ओ माय गॉड 18 डेज में। बट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्डर इन 14 डेज शी हैव टू मेड वर्कर्स
वर्कर्स ओवर टाइम, लेकिन उसको लगता है ऐसा कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट करना है तो वर्कर्स को ओवर टाइम करवाना पड़ेगा मुझे, और उसने 100 रुपए वर्कर की कॉस्ट इंक्रीज कर दी। तो आपको लगता है कि क्या उसने दोनों चीजें की हैं? पहले तो 18 दिन के अंदर कंप्लीट किया तो वो इफेक्टिव नहीं थी, है ना अरुणा। और फिर उसके बाद उसने क्या काम किया, अगर इफेक्टिव हुई तो एफिशिएंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने 100 रुपए वर्कर्स की वो बढ़ा दी, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई आ गई। इन द अबव केस ए में अरुणा इज एफिशिएंट in her work and able to get 1000 unit of leather jacket at rupees 1500 per jacket, but we cannot consider Anuna be effective, not able to get the work within the stipulated time of 14 days। लेकिन उसने अपने 14 डेज के स्टिपुलेटेड टाइम में उसको कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आप नहीं कह सकते। तो सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, उसने कंप्लीट करने के लिए एडिशनल वर्कर हायर किए तो बाद में वो एफिशिएंट भी नहीं हुई, है ना। तो दोनों ही बातें हुई, तो अरुणा ओवरऑल नहीं थी। तो वही चीजें सब कुछ आपके केस स्टडी के अंदर भी ऐसी कुछ बातें थी जिसको आपने अपना एग्जाम्पल देके समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं बात आपको क्लियर हुई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं।